कौन होगा तिब्बत का अगला दलाई लामा? क्यों दलाई लामा को लेकर ड्रैगन चीन मुश्किल में? क्यों चीन चाहता है कि दलाई लामा उसके देश का हो? क्या कहा मौजूदा दलाई लामा ने चीन को लेकर? क्या यह दलाई लामा भारत से हो सकता है? कौन होते हैं दलाई लामा? इन्हें चुनने का प्रोसेस जानकर तो आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तिब्बत बौद्ध धर्म का केंद्र और धार्मिक गुरु दलाई लामा का घर कहा जाता है, जो कि चीन के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है और नेपाल, भारत, म्यांमार, भूटान बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत को दुनिया की छत कहकर भी पुकारा जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक माहौल के लिए पहचाने जाने वाला तिब्बत आज दलाई लामा के चयन को लेकर खूब सुर्खियों में बना हुआ है और 6 जुलाई को मौजूदा 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, वो इस बात का खुलासा करेंगे कि उनके बाद तिब्बत की धार्मिक राजगद्दी कौन संभालेगा। इसलिए तिब्बत से लेकर चीन और बाकी देशों की नजरें 6 जुलाई पर अटकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य का दलाई लामा कौन होने वाला है। यह उत्साह की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई से, जब तेंजिंग ग्यात्सो ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी गादेन फोड्रांग ट्रस्ट को सौंपी गई है और अगले दलाई लामा से जुड़ी जानकारी 6 जुलाई को दी जाएगी। लेकिन 6 जुलाई को ही क्यों? यह सवाल भी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा। बता दें कि 6 जुलाई को दलाई लामा पूरे 90 साल के हो जाएंगे और उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो जब 90 साल के हो जाएंगे तब दलाई लामा के पद से हट जाएंगे। हालांकि दलाई लामा की प्रक्रिया आगे जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस बात का पूरा हक तेंजिंग ग्यात्सो ने जनता को दे दिया था और 1969 में ही ऐलान किया था कि जब ये 90 साल के हो जाएंगे तो तिब्बती बौद्ध परंपराओं और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों से सलाह मशवरा लेकर ये तय करेंगे कि उनके बाद कोई दलाई लामा बनना चाहिए या नहीं। बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम लोगों ने दलाई लामा को पत्र लिखकर यह अपील की कि आगे भी दलाई लामा की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। लोगों की रजामंदी से ही इन्होंने अगले दलाई लामा के चुनाव का ऐलान किया, जिसे सुन चीन के होश पाख्ता हो गए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तिब्बत के अगले दलाई लामा का चुनाव चीन की केंद्रीय सरकार की मंजूरी से होना चाहिए। लेकिन क्यों? आखिर क्यों चीन तिब्बत के दलाई लामा को चुनने के लिए इतना एक्साइटेड है, जबकि ये तो खुद किसी धर्म को नहीं मानता? चीन की पहचान एक नास्तिक देश के रूप में होती है, जो इससे पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है, जिसे तिब्बत अच्छे से भांप चुका है। इसलिए दलाई लामा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दलाई लामा का चुनाव अधिकार सिर्फ और सिर्फ गादेन फोड्रांग ट्रस्ट को ही है। उसे चीन की रजामंदी लेने का ना तो शौक है और ना ही जरूरत। तिब्बत के इस बर्ताव और अटल फैसले को देख चीन भी बुरी तरह से बौखला उठा है और हर मुमकिन कोशिश में लगा है कि दलाई लामा उसी के देश से चुना जाए। लेकिन चीन क्यों तिब्बत के धार्मिक कामों में दखल दे रहा है? तो इसकी एक वजह है, दरअसल चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, जबकि तिब्बत इसका विरोध करता है। यही वजह है कि तिब्बत और चीन के बीच इस तरह तनातनी और गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता है और इस सब की शुरुआत मानी जाती है 1949 से, जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार के शासनकाल का दौर आया और माओ ने चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। इस समय तिब्बत एक आज़ाद देश के रूप में जाना जाता था और इस आज़ादी की घोषणा खुद साल 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने की थी। उस समय चीन को भी तिब्बत की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन 1950 में चीन के सुप्रीम लीडर माओ जेडोंग ने सीमाओं पर नजर घुमानी शुरू कर दी और सबसे पहले टारगेट बना तिब्बत, क्योंकि छोटा सा देश होने के बाद भी इसकी हिम्मत बहुत बुलंद थी, जिसका जीता जागता सबूत देखने को मिला था सन
1912 में जब 13वें दलाई लामा ने चीनी सेना को अपने देश से खदेड़ दिया था। उसके बाद तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन 1950 में माओ ने तिब्बत को धमकी दी कि वो खुद को चीन का हिस्सा मान ले वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चीन की गीदड़ भभकियां से सामने तिब्बत नहीं झुका और ये देख माओ के कहने पर चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला बोल दिया। करीब 8 महीने तक दोनों देशों के बीच लड़ाई चलती रही। आखिर में 23 मई 1951 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इस लड़ाई को शांत करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और आज भी इस दिन को तिब्बती लोग काले दिन के तौर पर याद करते हैं। इस समझौते के तहत तिब्बत चीन का हिस्सा बन तो गया था, पर बाद में दलाई लामा ने इस अधिकार को खत्म कर दिया और कहा कि एग्रीमेंट दबाव में आकर साइन किया गया था। इसलिए जहां तिब्बत खुद को चीन से आजाद मानता है, वहीं चीन एग्रीमेंट के तहत तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित करता है। पर तिब्बत के लोग चीन की दखलंदाजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए दलाई लामा ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि वो अगले दलाई लामा का चुनाव चीन के बिना मर्जी से करेंगे। चीन को दलाई लामा के चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये भी एक अहम सवाल है। बता दें कि दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, जो बौद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके हर हुक्म का पालन किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से दलाई लामा देश की सत्ता में भी अहम रोल प्ले करते हैं। इसलिए चीन चाहता है कि वो अगले दलाई लामा को खुद चुने, ताकि वो चीन के इशारों पर चलकर उनकी हर एक बात को माने। यानी चीन को दलाई लामा के रूप में बस एक मोहरा चाहिए, जिसकी मदद से वो तिब्बत में अपनी जड़ों को मजबूती से फैला सकें, अपनी हुकूमत कायम कर सकें। क्योंकि चीन हमले, धमकियां, प्रताड़ना, जुल्म, सितम हर चीज तिब्बती लोगों पर आजमा कर देख चुका है, पर वो चीन के आगे नहीं झुके। बल्कि 14वें दलाई लामा ने तो चीन की दमनकारी नीतियों का दुनिया के सामने पर्दाफाश किया और आज भी तिब्बती सरकार भारत में रहकर चीन का असली रूप समय दर समय सामने लाती रहती है। जी हाँ, भारत से जब 1959 में सैनिक के वेश में दलाई लामा चीन से बचकर भारत आए और तिब्बत से आने में उनको 14 दिन का वक्त लगा था, और तब से लेकर आज तक ये भारत में ही रह रहे हैं और यहीं से सरकार चलाई जा रही है। इसलिए ये एक वजह है कि चीन भारत से नाखुश रहता है और कहा जा रहा है कि तिब्बत का अगला दलाई लामा भारत से भी हो सकता है, क्योंकि दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी लोकतांत्रिक और आज़ाद देश से चुना जाएगा। अब तिब्बत तो एक आज़ाद देश है नहीं, ना ही चीन लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अगला दलाई लामा भारत से ही हो। अगर ऐसा होता है तो चीन की भारत के लिए दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो जाएगी और चीन को तिब्बत की सरकार चलाने की इजाजत देगा और ना ही उसके इशारों पर काम करेगा। इसलिए चीन की मुश्किलें, परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तीसरे दलाई लामा भी चीन से बाहर मंगोलिया में पैदा हुए थे और छठे दलाई लामा का जन्म आज के अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इसलिए संभावना है कि भारत से दलाई लामा को चुना जा सकता है। पर कैसे? वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक दलाई लामा को उत्तराधिकारी बनाया जाता है? तो यह प्रक्रिया जितनी दिलचस्प है उतनी ही मुश्किल भी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को वोटिंग के मदद से चुना नहीं जाता, बल्कि ढूंढा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दलाई लामा की मृत्यु के समय आसपास या फिर 9 महीने बाद जन्मे बच्चों को ढूंढा जाता है और उनसे दलाई लामा से जुड़ी वस्तुओं की पहचान कराई जाती है। साथ ही बड़े बड़े धर्म गुरुओं को भी पढ़ाई वगैरह के जरिए दलाई लामा के संकेत मिलते हैं, जिनके आधार को मानकर दलाई लामा को ढूंढा जाता है और बच्चे के सामने पिछले दलाई लामा की एक नहीं बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर वो उनके बारे में सही बात बता पाता है, उनकी पहचान कर पाता है, उनसे ये जुड़ा कोई वाकया बताता है, तो फिर उसी को दलाई लामा बना दिया जाता है। ज्योतिषीय संकेतों के साथ साथ उस बालक का धार्मिक परीक्षण भी किया जाता है। कई तरह की परीक्षाओं को पास करने के बाद जब ये सिद्ध हो जाता है कि यह बालक असली लामा का वंशज है, तो फिर उसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं और आगे चलकर नए दलाई लामा के अनुयायियों का नेतृत्व करने के लिए इन्हें दलाई लामा बना दिया जाता है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत से ही अगले दलाई लामा को चुना जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।